रविकांत जी, क्या आप किस तरह से सोच रहे हैं? ये आशंकाएं मेरी, आपकी या अनंत कुमार जी भर की नहीं है। तमाम मीडिया में और जो फौजी अफसर हैं उनकी चिंताएं सामने आई हैं, उनके अपने अनुभव सामने आए हैं। मैं एक अनुभव उनके नॉर्थ ईस्ट का पढ़ रहा था कि कैसे उनके पास आए कि हमको ट्रेनिंग दी जाए, उन्होंने तैयारी कर ली और बाद में उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी कल को वो सेपरेटिस्ट के साथ जाकर कुछ भी कर सकते हैं अगर उनको नौकरी नहीं मिली तो ये खतरा, क्योंकि देखिए आज से 30-40 साल पहले का भारत दूसरा था, आज दूसरा भारत है। उस समय का माहौल दूसरा था, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न थी। आज हम बिल्कुल ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं। यहाँ कोई भी चीज कोई भी रूप ले सकती है, किसी भी तरह से एक समाज में एक अस्थिरता या हिंसा का बायस बन सकती। जी, अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है आप फिर से कनेक्ट कर लीजिए रविकांत जी, दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए। हाँ, अब आ रही है जी, आ रही है। मैं इसके कई पहलू हैं। मुझे लगता है कि जो विद्वान पैनल है यहाँ पे, उन्होंने सबने बातें की हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीजें जो मैं थोड़ा सा अलग देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो सैनिक हैं और अफसर हैं, थोड़ा सा इनको अलग नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। जो अफसर होते हैं उनके लिए ये प्रावधान नहीं है, ये केवल सैनिकों के लिए प्रावधान किया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि सैनिक होने के लिए किस पृष्ठभूमि के नौजवान तैयारी करते हैं। आमतौर पर गांवों के और कस्बाई पृष्ठभूमि के जो किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं। और पिछले 8 साल में जो मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, पिछले 2-3 साल में कोरोना की जो पूरी त्रासदी रही, उसमें भी वो नौजवान लगातार तैयारी कर रहे थे, अपने फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। और उनको ये उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल कम से कम नौकरियां हमारे सामने आएंगी, क्योंकि इसमें ओवरएज भी बहुत जल्दी नौजवान हो जाते हैं। तो ये जो गुस्सा आज दिखाई पड़ रहा है, वो उसकी बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने सपना संजोया था कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, हम आर्मी में जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे नौजवान देश सेवा करने के लिए बहुत आतुर होते हैं। और उसमें निश्चित रूप से परिवार को भी समुन्नत बनाने की और अपने आप को सरकारी सेवा में जाने की भी उनकी ख्वाहिश होती है। तो ये तमाम ख्वाहिशें, और भारत जैसे देश में जहां सरकारी नौकरी सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं बनाती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी समुन्नत करती है, उनके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई इस सब को लेकर के भी वो उनकी सिक्योरिटी एकदम क्लियर हो जाती है। तो ये भी उसमें कारण है। दूसरा, इसको भी देखा जाना चाहिए कि जो 75% लोगों को निकाल करके और उनको दूसरी जगह क्या करेंगे, वो कि पुलिस में उनको प्राथमिकता देंगे और भी जगह प्राथमिकता देंगे। मेरा सवाल ये है कि जो 75% लोगों को जो अनफिट करार देकर के या कुछ भी करार देकर के आप बाहर करेंगे, वो लोग कौन होंगे? जो 25% को आप सिलेक्ट करेंगे वो क्या होंगे? एक मेरी आशंका यहाँ है कि ये जो 75% होंगे वो आमतौर पर वो उसमें दलित, पिछड़े होंगे, आदिवासी होंगे और अल्पसंख्यक समाज के होंगे, मोस्टली होंगे। क्योंकि इनको आप कभी भी अनफिट या कुछ भी अयोग्य करार देकर के आप उनको भेज सकते हैं। फिर इनका इस्तेमाल कहां होगा? अंबानी और अडानी साहब तो मौजूद है ही, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी खुलेंगी और वहां पे आप उनको वो अपना लाइसेंस वगैरह कराएंगे, वहां पर उनको आप दे देंगे कि ये सिक्योरिटी का काम करेंगे 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। तो उनके साथ क्या होगा? उनकी जिंदगी किस तरह की चलेगी? और बाकी जो अफसर साहब हैं वो 15 साल, 20 साल, 25 साल नौकरी करेंगे, अच्छी तनख्वाहें पाएंगे, उनको पेंशन भी होगी। लेकिन इन नौजवानों ने ऐसा क्या जुल्म किया है, जो किसानों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, कि उनको आप 4 साल में निकाल करके बाहर कर देंगे और किसी प्राइवेट एजेंसी के हवाले कर देंगे। दूसरा, जो आपने सवाल उठाया और वो नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में, या मैं आज कहूं कि पंजाब के संदर्भ में, जिस तरह की वहां
आशंकाएं बलवती हैं, तो क्या जो देश विरोधी ताकतें हैं या जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं या और कनाडा में बैठे हुए लोग हैं, क्या इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? या आप मान लीजिए जो ट्रेंड लोग हैं जब वो गांव में आएंगे तो जिस उम्र में आएंगे, आप ये समझिए फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होगा। तो कोई गलत काम भी उठा सकता है, कोई गलत कदम भी उठा सकता है। तो ये आशंकाएं अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। और दूसरी तरफ जो मूल सवाल है, मैं उसकी तरफ आपको ले जाता हूं। आपके सावरकर से लेकर के और गोलवलकर तक जो पूरे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है और जो 1909 में गांधी से डिस्कोर्स करते हुए जो उस समय जो सावरकर ने कहा था, जब वो राम कथा पर बात होने लगी और दोनों ही लोग राम कथा का उदाहरण दे रहे थे, अक्टूबर 1909 की बात है ये, तो गांधी जी ने राम के चरित्र को सामने लाकर के कहा कि देखिए राम तो त्यागी हैं और राम बराबर विनयशील हैं। सावरकर कहते हैं कि राम यही आप जो देख रहे हैं वो मैं नहीं देखना चाहता, मैं ये देख रहा हूं कि राम ने रावण का वध किया था। तो ये जो हिंदू कौम है वो पराजित क्यों हुई, वो पूरे इतिहास का जिक्र करते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हिंदुओं का सैन्यीकरण हो। अब यहीं पर सवाल उठता है कि जो बजरंग दल से लेकर के तमाम और हिंदूवादी संगठन है जिनके ट्रेनिंग कैंप हम लोगों को दिखते हैं, आजकल तो तलवारें लहराते हुए कुछ जगह तो ऐसे भी दिखे हैं चित्र, अब वो कितने प्रामाणिक है मैं नहीं कह सकता, कि जहां पर बाकायदा बंदूकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो प्रोफेसर आनंद कुमार सर ने कहा कि एक आशंका है, क्या इन नौजवानों को हिंदुओं का सैन्यीकरण के नाम पर और उसमें से जो बाहर निकाले जाएंगे, जो मेरी आशंका है कि दलित पिछड़े और आदिवासी होंगे, इनका आप ब्रेन वॉश करके और आप किसी अल्पसंख्यक तबके के खिलाफ या किसी और समाज के खिलाफ उनको आप खड़ा करेंगे। तो जो अभी सांप्रदायिक दंगों में होता है, तो क्या आप जो ट्रेंड लोग होंगे उनको आप सांप्रदायिक दंगों में उनका इस्तेमाल करेंगे? ये बिल्कुल आशंका अपनी जगह वाजिब है और मुझे लगता है कि इसको लेकर के हम लोगों को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जो नौजवान जो उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल होगा उस समय क्यों नहीं दे सकते हैं। जब मोदी जी अपने नए पार्लियामेंट की, जिसकी कोई जरूरत नहीं है इस समय, उसके लिए आप 22,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। आप अपने निजी विमान के लिए 800 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। और जो उनका काफिला चलता है उसमें कौन कौन सी गाड़ियां हैं, उसकी कितनी कीमत है, जब प्रधानमंत्री से लेकर के और जो सांसद विधायक चुने जाते हैं उनकी कितनी पेंशन होती है। मुझे जो जानकारी है कि साहब अगर विधायक हो जाए, सांसद हो जाए तो सब उसकी 2 पेंशन होगी। लेकिन ये जो गरीब मजदूर और किसानों के बेटे हैं जो आर्मी में जाकर के देश सेवा करने का जो सपना देखते हैं, क्या वो पेंशन के हकदार नहीं है? क्या आप उनको ऐसे ही सड़क पर छोड़ देंगे कि वो या तो किसी प्राइवेट एजेंसी के जाकर के वो वहां सुरक्षा गार्ड बने, या फिर उनको कोई देश विरोधी ताकत इस तरह से उनका इस्तेमाल करके और समाज में कोई खराब माहौल पैदा करे? ये आशंकाएं बिल्कुल अपनी जगह वाजिब हैं। और इसीलिए जो ये किया जा रहा है उसमें एक पहलू ये हो सकता है कि जो आरएसएस का ख्वाब है। ये है जिग्नेश भाई, आजकल ऑनलाइन रमी खेलते हैं, लेकिन सब कहते हैं फोन पे खेलेगा पैसा जीरो हो जाएगा। MPL है, जीरो फ्रॉड और रियल प्लेयर के साथ खेलो, बन जाओ हीरो। MPL जीरो से हीरो फेस्टिवल, जीरो पैसे से खेलो, लाखों इनाम जीतो। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। जो उसके पुरखों ने देखा था, क्या उस ख्वाब को वो इसके माध्यम से पूरा करने के लिए सोच रहे हैं? ये आशंका बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल होने चाहिए और सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि ये जो गरीब नौजवान हैं, जो किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं, भूमिहीन मजदूरों के बच्चे हैं, इन्होंने क्या गुनाह किया है कि आप उनको सरकारी नौकरी नहीं देंगे? वो अगर देश सेवा करने का सपना देखते हैं तो वो सिर्फ सैलरी के नहीं, वो पेंशन के भी हकदार हैं। और मैंने तो सुना है कि जब कभी वार होती है तो उसमें जो लोग रिटायर्ड होकर के आते हैं 10 साल 15 साल के बाद, उनको भी वापस बुलाया जा सकता है। तो इनको तो जीवन भर ये माना जाता है कि ये देश सेवा के लिए तैयार है। तो इन लोगों को 4 साल में, और आप जिस तरह से उनके साथ ये जो छल कर रहे हैं, इन नौजवानों ने 8 साल से जो सपना देखा, मोदी जी को अपना नेता माना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अब उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है जुल्म के साहब? आप उनको नौकरी भी नहीं देंगे, आप उनको सैनिक भी नहीं बनाएंगे, और आपका तो जो राष्ट्रवाद है, देश सेवा आपके लिए सर्वोपरि है, तो वो भी तो देश सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप उनको सरकारी नौकरी दें, और जो सैनिक भर्ती में होता है वही होना चाहिए। और ये जो गुस्सा है निश्चित रूप से वो सड़क पर इस तरह से नहीं आना चाहिए। उन नौजवानों को थोड़ा तसल्ली रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से आंदोलन करने का अधिकार है। वो आंदोलन भी करें और सरकार से मांग करें, हम लोगों की सिंपैथी है
और इस बात को लेकर के कि अगर मोदी जी साहब आप इतना खर्च कर सकते हैं तो पेंशन क्यों नहीं हो सकती, उन नौजवानों की नौकरी परमानेंट क्यों नहीं हो सकती? जी, ये एक दूसरा पहलू है